हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोग के सामने क्लास 9th बिहार बोर्ड की जो भारतीय भवन की बुक है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज को यानी कि एक्सरसाइज 1A प्रश्नावली 1A को सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग जानते हैं थोड़ा सा मैं आपको वो बताऊंगा, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनका भी वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू किया आज से। अब आप लोग का काम है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, तभी ये वीडियो कंटिन्यू आगे और भी एक्सरसाइज की आती जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1A यानी कि जो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य को पहचानिए। तो इसमें पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। तो जो ये टर्म है यहाँ पर, इसको हम एक बार समझा देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पूर्णांक क्या होता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके की संख्या जिससे हम लोग गिनती करते हैं वो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और ये हमारी जो नेचुरल नंबर होती है यानी कि प्राकृत संख्या वही होती है, लेकिन इसमें बस हम लोग ज़ीरो ऐड कर देते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जब हम जो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और ज़ीरो इन दोनों का जो एक कलेक्शन होता है उसे हम लोग होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें संख्या हमारी ज़ीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आगे। तो इसका मतलब एक चीज़ हो गया कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो सारा का सारा होल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ज़ीरो एक ऐसी होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं सम और विषम संख्याएं। तो इवन एंड ऑड नंबर आपको पता होगा कि जो दो से विभाज्य हो यानी कि दो से कट जाती हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो दो से नहीं कटेगी उसे हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 ये सब सम संख्या हो गई, और 1 3 5 ये सब विषम संख्या हो गई। ठीक है, सम संख्या का अगर हम देखेंगे फॉर्म, वो किस फॉर्म में है, तो वो 2m के रूप में होता है। ठीक है, कभी भी क्या होता है 2m के रूप में होता है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 तो 2 × 2 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा इवन नंबर होगा वो इस रूप में लिखा जा सकता है, और जो विषम संख्या होती है वो 2m-1 के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अभाज्य अथवा रूढ़ या फिर यौगिक संख्या यानी कि प्राइम एंड कंपोजिट। देखिए, जो अभाज्य संख्या होती है उसी को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी। ठीक है, एक से बड़ी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक से बड़ी, एक क्या है, अभाज्य नहीं है, ना ही ये यौगिक है। ठीक है, तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि उसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं यानी कि रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 इसी तरीके से 23 29 जो भी नंबर आगे आते जाएंगे जिनके एक दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर हो। याद रखिए, सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद से डिवाइड हो रहा हो और एक 1 से डिवाइड हो रहा हो, बस एक और वो खुद से, बस इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। अब यौगिक संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जो प्राकृत संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो यौगिक संख्या कही जाती है। मतलब उसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, एक और खुद से तो होगा ही होगा, साथ साथ और भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो यानी कि डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 4 तो ये 1 और 4 से तो होगा ही होगा, साथ साथ 2 से भी होगा। 6 8 9 10 12 यानी कि जो नंबर हमारी प्राइम होगी उसके अलावा जो नंबर बचता है एक को छोड़ के वो सारी की सारी कंपोजिट संख्याएँ यानी कि
यौगिक संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमारी को प्राइम नंबर क्या होता है, असहभाज्य संख्या क्या होती है। तो दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं अगर उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे 9 और 16 यह असहभाज्य हैं। असहभाज्य का मतलब कि इस दोनों का जब आप HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसो निकालेंगे, तो आपको 1 आएगा। अगर 1 आता है दो संख्या का, तब आप उसको जब मौसो 1 आ जाएगा दो संख्या का, तो आप उसको कोप्राइम कहेंगे या असहभाज्य कहेंगे। ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक सबसे पहले तो समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में एक आपका क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि जो आपकी नेचुरल नंबर थी, है ना, जो प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है। तो उसी में अगर हम माइनस लगा देंगे, -1 -2, ठीक है, और 0, तो वो सारा कलेक्शन जो होगा वो पूर्णांक कहलाएगा। अब जो 1 2 3 4 5 है ना, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो हमारा धन पूर्णांक जो होता है उसके जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे 1 2 3, तो 1 के पीछे माइनस लगा देंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव नंबर कहलाएंगे। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 में आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया है ये सब चीज़, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा में यहाँ पर बीच में 0 है और इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, इधर आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो ये संख्या रेखा है। ओके। जिसमें 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हो गया प्लस के साथ, ये प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं आमतौर से। ठीक है। और ये निगेटिव हो गया, माइनस जिसमें लगा रहता है, -1 -2 -3, इन संख्याओं को हम लोग निगेटिव यानी कि ऋणात्मक कहते हैं। तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं भिन्न क्या होता है। तो अगर हम a में जो b से भाग देंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो हमारी भिन्न कहलाएगी, a/b कहलाएगी। ठीक है। तो कोई भी आप पूर्णांक ले लेते हैं a और उसमें अगर b से भाग लगाते हैं यानी कि a/b की तरह लिखते हैं तो वो भिन्न आपका हो जाएगा। ठीक है। a को अंश कहते हैं यानी कि न्यूमरेटर, और b को हर कहते हैं यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके। चलिए अब उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। और a और b ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक हैं यहाँ पर। ठीक है। a b दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक है। तो a तो 0 हो सकता है बट b 0 नहीं हो सकता है, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है। चलिए आमतौर से हम लोग कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं तो उसको हम लोग शॉर्टेस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लघुत्तम रूप में लिखते हैं। ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गई, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में, a/b के रूप में लिखी जाती हो और a b यानी कि अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, बट जो b है यानी कि जो आपका हर है वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक चीज़ और सवाल आता है कि जैसे जितने भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी पूर्णांक हैं वो क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। ये चीज़ याद रखिएगा, जितने पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्यों, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 9 अगर मैंने लिखा तो 9 तो एक पूर्णांक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल। हम इसको 9/1 लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं। तो ये 9/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है। ठीक है। a/b के रूप में लिखा गया, इसलिए परिमेय संख्या होगी। -4 तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 0 ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक तो है, साथ साथ एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या दी गई है अगर हम उसे किसी प्राकृत संख्या यानी कि n कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए आप, अगर ऊपर और नीचे उसी नंबर से हम भाग लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है समतुल्य परिमेय संख्या। यानी कि 2/3 का समतुल्य कौन हो गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि 4/6 जो होगा ये 2/3 का समतुल्य होगा। ठीक है। समवरक नियम क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या कहलाता है कि अगर एक
कोई दो परिमेय संख्या है ए और बी, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं या गुना करते हैं, ठीक है, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। क्या होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। तो वो संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं? तो ए बी दो परिमेय संख्या है तो ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यानी कि ए को बी में जोड़िएगा और अगर आप बी को ए में जोड़िएगा तो दोनों रिजल्ट आपका सेम होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से ए बी को गुना कीजिएगा, ए से बी को गुना कीजिए या बी को ए से गुना कीजिए, यानी कि कोई परिमेय संख्या आपको दी हुई है उसको दूसरे परिमेय संख्या से गुना कीजिए और दूसरे बार में उसको पलट दीजिए, मतलब पहले इसको रख दीजिए बाद में उसको रखिए, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो यही आपका कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम कहलाता है। उसके बाद आते हैं साहचर्य नियम। क्या होता है कि अगर कोई भी तीन परिमेय संख्या आपको दे दी जाती है तो आप किसी को भी एक साथ रख के पहले काम कर सकते हैं। जैसे ए बी को पहले आपने रख दिया और फिर उसको सी से जोड़ा, दूसरे केस में आपने बी सी को रखा एक साथ और फिर उसके रिजल्ट को ए से जोड़ा, तीसरे केस में आप इस तरीके से देखेंगे कि जब आप ए बी सी यानी कि ए सी को भी अगर आप एक साथ रखते हैं, ठीक है, और फिर उसको बी में जोड़ते हैं तो आपका जो तीनों केस में रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। यही एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। सेम चीज़ गुना में होती है कि दो नंबर को आप पहले गुना कर दीजिए उसके बाद तीसरे को गुना कीजिए या किसी दो को, मतलब किसी दो को भी एक साथ गुना कर देंगे तो हमें वही रिजल्ट आएगा जो हमें पहले केस में आया था, ठीक है। ऑर्डर इसका ग्रुप इसका किसी के साथ भी बना देंगे लेकिन आंसर हमें एक ही आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। तत्समक अवयवी की उपस्थिति यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि देखो जो परिमेय संख्या आपका 0 और 1 है ना, अगर हम 0 को किसी परिमेय संख्या में जोड़ते हैं या 0 में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 0 जो है ना वो क्या हो गया? एडिशन का ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया और ये आपका जो यानी कि तत्समक अवयव, जोड़ का तत्समक अवयव, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं यहाँ पर ए को 1 से गुना कीजिए या 1 को किसी नंबर से गुना कीजिए, है ना, कोई भी परिमेय संख्या उसको 1 से गुना कीजिए या 1 को किसी परिमेय संख्या से गुना कीजिए तो आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, गुना का तत्समक अवयव, ठीक है, हिंदी में बता दिया। उसके बाद आते हैं प्रतिप या प्रतिलोम अवयव यानी कि इन्वर्स एलिमेंट। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? माइनस, यानी कि कोई भी नंबर आपका ए है उसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो माइनस ए होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो आपका जैसे 0। तो यहाँ पर देखिए आप कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको हमने किससे गुना किया तो 1 आ जाएगा। तो ए को हम 1/a से गुना करेंगे तो 1 आएगा या 1/a को हम a से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गुना का प्रतीप या प्रतिलोम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ए का 1/a को ए का रेसिप्रोकल और ए को 1/a का रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे 2/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। और 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 4/5 का 5/4 होगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए यहाँ पर अब आते हैं, ये कुछ ख़ास नहीं है, आप लोग इसको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं वितरण या बंटन नियम। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, गुना इसमें गलती कर देते हैं कि ए बी सी अगर परिमेय संख्या है तो ए को बी प्लस सी से अगर हमें गुना करना है, ठीक है, तो हम पहले ए को बी से गुना करते हैं और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ए को बी से तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बट यहाँ सी को छोड़ के सी को ही सी लिख देते हैं, मतलब ए को सी से गुना करना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ए को बी से गुना करना है और फिर ए को सी से गुना करना है। सेम केस यहाँ पर है, बी प्लस सी इंटू ए है, तो आपको क्या करना है कि बी को पहले ए से गुना करना है, उसके बाद आपको सी को ए से गुना करना है, ठीक है। चलिए अब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण क्या है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 0 के बाद 1 2 3 पॉजिटिव आएगा, इधर आपका -1 -2 -3 आएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कोई भी अभी मैं आपको एग्जाम्पल, जब कोई एक्सरसाइज बनाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। जैसे यहाँ 0 से ये 1 है, तो हमने जब इसको 1 2 3 4 पार्ट कर दिया, 1 2 3 3 लाइन बीच में दे दिया, तो ये 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो ये जो पहला पार्ट है ये 1/4, दूसरा पार्ट 1/2, तीसरा पार्ट 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ भी सेम केस होगा, 4 पार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जब मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वही चीज़ बताना ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपका आता है दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या को निकालना, फाइंड द रेशनल नंबर। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। कभी भी दो नंबर आपके पास दे दिया जाएगा और उसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपको एक परिमेय संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दो परिमेय संख्या दी हुई थी और इसमें क्या कहा गया कि एक आपको परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या किया, इसने a + b/2 कर दिया, मतलब कि यहाँ पर ए और बी को जोड़ के
2 से भाग कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका ठीक बीचों बीच वाला जो होगा एक परिमेय संख्या आपको निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कह देता है तो फिर क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा कह देगा तो जब हमें एक निकल जाएगा, जैसे ये क्या आपका हो गया कि ए और बी के बीच में आपका एक परिमेय संख्या ये निकल गया, ये बीच में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको और इसके बीच में यहाँ पर निकाल लेना है। तो देखिए ए प्लस बी बाई 2/2 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ए और ए प्लस बी बाई 2 के बीच का ठीक बीचों बीच वाला फिर क्या किया, इसको और इसको पूरे को जोड़ दिया और जोड़ के आधा कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर एक नया निकल गया 3a प्लस बी बाई 4, अब इसके और इसके बीच का निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल तरीका हो गया जिसमें, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे आसान तरीका यहाँ पर है जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए कभी भी अगर आपको ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, तो आप एक मेथड तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि आप अगर से ये चीज़ कब लागू होगी, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ कब लागू होगी, जब कोई पूर्णांक आप लेते हैं या ऐसा भिन्न लेते हैं जिसके हर बराबर होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर बराबर होता है, ठीक है, तब ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम, ए और बी अगर 2 आपको दिया हुआ है ना, तो जैसे आपको n परिमेय संख्या निकालनी है, जैसे आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी होगी, 6 निकालनी होगी, XYZ कुछ भी निकालनी होगी, तो आप उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे मान लो आपको 4 निकालनी है ना, तो 4 + 1 यानी कि 5 आप यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और 5 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे इस ए को, ठीक है। और उसी तरीके से जो आपका बी है ना, उसको भी आप 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना कर देंगे। अब आपको अगर 100 कहेगा तो 101 ऊपर 101 नीचे कर देंगे, जितना कहेगा उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये कब करेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, पूर्णांक अगर आपका रहेगा यहाँ पर ए और बी, या फिर समहर यानी कि जो 2 परिमेय संख्या आपको दी जाए जिसका हर सेम होगा, ठीक है, तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। अगर आपका 2 परिमेय संख्या है जिसमें असमान हर है, यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, तब हम उसमें क्या करेंगे, तब हम लॉसो निकालेंगे और लॉसो निकाल के भिन्न को गुना कर देंगे या भाग कर देंगे, और उसके बाद तब हम अंशों के बीच की संख्या की तलाश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका एग्जैक्ट आए नहीं आए ये कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है, बट आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अब नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य तो देखते हैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा, ठीक है, वो इस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर भी चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन को पहचान करें। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या था भाई, तो पूर्णांक तो आपको इंटीजर को कहते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 और इधर 0 और उसका -1 -2 -3 हो। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सत्य, यहाँ पर आंसर आप लिखिएगा इसका सत्य। ऐसे करिएगा, पहला का यहाँ पर फर्स्ट लिखिएगा और फर्स्ट में आप इसको लिखिएगा ए और यहाँ पर लिखिएगा सत्य, ठीक है, ये हो गया सत्य, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना लिखते जाइएगा। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है, भिन्न एक परिमेय संख्या है। सब भिन्न एक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या सभी भिन्न प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या तो है, लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जो होते हैं जो माइनस वाले होते हैं उसको हम लोग भिन्न की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या तो होगी, यहाँ पर आप इसको सत्य लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है, बट एक ऐसी पूर्ण संख्या भी है जो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए आप इसमें ये भी समझ लीजिए कि जितनी पूर्ण संख्या है वो सब की सब प्राकृत नहीं होगी, लेकिन हाँ सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर भी आप ट्रू लिख लीजिएगा, सत्य लिख लीजिएगा। उसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में वही आ गया फिर 1 2 3 4 5 6, इधर 0 और उसके पहले -1 -2। तो जितने भी इंटीजर है यानी कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में पूर्ण संख्या तो आती है लेकिन होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में इंटीजर नहीं आता है, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। तो डी में असत्य लिख लीजिएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं, 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं होती है, इसलिए ये भी असत्य हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है,
यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ऐसा नहीं है, सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि माइनस में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे -1/2 ले लेते हैं, है ना, या फिर 2/3 ले लेते हैं। ये सब क्या, ये सब परिमेय संख्या तो हैं लेकिन एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पूर्ति करना है परिमेय संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि जो निगेटिव नंबर होता है वो 0 से भी छोटा होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा नंबर लाइन में, यहाँ पर जब हम नंबर लाइन आपको दिखा रहे थे तो यहाँ पर नंबर लाइन में देखिए कि जो भी और इसको समझ भी लीजिए कि जो भी निगेटिव नंबर है वो 0 से बाईं तरफ है। तो जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते जाएंगे छोटी संख्या आएगी। तो ये जो है ना, ये इससे बड़ी है और ये इससे छोटी है। उसी तरीके से ये इससे छोटी है बट ये संख्या बड़ी है, ये छोटी ये बड़ी, फिर ये छोटी ये बड़ी। इसी तरीके से हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें बड़ी संख्या, और जैसे पीछे आते जाएंगे छोटी संख्या आ जाएगी। तो 0 से सभी के सभी निगेटिव नंबर 0 से छोटे होंगे और सभी निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से तो छोटे होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे, यहाँ पर देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप देखो सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 तो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए का यहाँ पर आप लिख लीजिएगा -1/2 और उसके बाद आप लिखिएगा 0, ठीक है। अब दो पॉजिटिव नंबर आपके पास आ गए, 2/3 और 5/6। तो 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा हुआ, तो देखो इसको कैसे चेक करोगे, 2/3 और 5/6। तो इसमें देखो आप इसको गुना कर दो, 6 दूना 12 होता है और 5 तिया 15 होता है। तो 15 इधर आ गया ना, मतलब ये बड़ा हो गया, 5/6 बड़ा हो गया। तो आप पहले 2/3 को लिख लो, ठीक है, और उसके बाद आप 5/6 को लिखो, ठीक है। तो ये तो आपका आसानी से हो गया। बी में आपका दिया हुआ है 3/4, 4/3 और 5/2। अब इसको कैसे करेंगे पता कि कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, लॉसो निकालेंगे और इसको हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉसो निकाल लेंगे। 4, 3, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है, नहीं 12 होगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 4 को भी देखो यहाँ पर 12 हो गया ना, तो हमने क्या किया 3/4 लिखा, नीचे में 12 रख दिया, ठीक है। दूसरा हम इसका समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 और 12, तो 4 12 से कितनी बार गुना हो रहा है, 3 बार गुना होगा तब 12 आएगा, है ना, 4 तिया 12। तो उसी तरीके से हम 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, यानी कि 3/4 का समतुल्य कौन हो गया, 9/12, यानी कि दोनों बराबर हो गए। उसी तरीके से हम 4/3 का निकालेंगे, 4/3 का निकालेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे, 3 चौका 12, 4 चौका 16 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 5/2 का निकालेंगे, तो 2 छक्के 12 और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो सबका हर तो बराबर हो गया, तो अब आसानी से देख सकते हो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो हमको क्या लिखना है, ये किसकी जगह आया है 3/4, ये किसकी जगह है 4/3, ये किसकी जगह है 5/2 की जगह। तो यानी कि 5/2 सबसे बड़ा हो गया, तो 5/2 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन है 4/3, उससे छोटा कौन है 3/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, तो देखो यहाँ पर क्या है, संख्या रेखा निम्नलिखित संख्या पर 2/3 को दर्शाना है। 2/3 कैसे दर्शाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। लाइन में यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लिख देना है इधर, ठीक है। इधर आप -1 लिखना है, लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इधर आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब 2/3 करना है ना, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1 लेना है, ठीक है, 1 ले लिया आपने। अब इसको क्या करना है, चूंकि 2/3 है ना, तो ये 3 जो आपको लिखा हुआ है ना, इस 3 यानी कि इसको 0 से 1 को 3 पार्ट में बांट देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 लाइन हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया आपका 3/3 मतलब 1। तो यहाँ पर आपका गया 2/3, ठीक है, ये आपका 2/3 हो गया, ठीक है। तो मैंने दर्शा दिया है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है 7/4। तो सेम काम करेंगे यहाँ पर। देखो एक चीज़ तो ध्यान रखो कि यहाँ पर
पर 7/4 आ गया, नीचे में हर छोटा हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे। 4 दूनी 8 होता है, 4 का 4 हो गया और 3 बच गया, तो 3/4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 0 लिख देना है और इधर 1 भी लिख देना है, लेकिन यहाँ पर 1 से बड़ा है ना, 1 लिखा हुआ होल में, तो 1 लिख के और 2 भी ले लेना है, यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है। अब 3/4 है ना, तो 4 भाग इसको कर दीजिए आप, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। अब यहाँ पर आपका 1 2 3, तो ये जो आपका होगा ना, ये हो जाएगा 7/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये वाला जो हो गया ना, ये आपका हो गया 1.3/4, यानी कि 7/4 ये हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है -3/5। तो -3/5 को कैसे शो करेंगे, तो ये तो भाई निगेटिव आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से करना है ये चीज़ बंद। अब देखो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आप -1 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आप -1 ले लीजिए। तो अब इसको क्या करना है, 5 भाग कर देना है, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गया। अब आपका ये हो गया -1/2 -1/5 -2/5 -3/5, ये आपका हो गया -3/5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन बचता है 4 5 6 7 8, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप बस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आज से आपकी वीडियो अपलोड होनी शुरू हो गई है, ठीक है। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं करता हूँ एंड। अगली वीडियो में हम 4 से लेकर जो 8 तक का प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझने में आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।